हेलो हाय। मैं सफलता बिथापर्णा में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग होम मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं, तो होम मैनेजमेंट में जो है विवाह का जो है कुछ जिक्र हो रहा है। कल बाल विवाह था, आज क्या है, विवाह के कानूनी तथा जीवशास्त्रीय गुण, मतलब कि विवाह किस हिसाब से होना चाहिए, विवाह का कानूनी क्या स्वरूप है और विवाह का किस तरह से रहन सहन है, वो सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे विवाह के बारे में। देखो मैंने पिक्चर लगा रखी है आप लोगों के लिए कि विवाह के कितने प्रकार होते हैं। अलग अलग समाज में अलग अलग विवाह के जो है तरीके होते हैं। कुछ जो है मुसलमान, कुछ सिख, कुछ हिंदू, कुछ ईसाई, कुछ जो है पारसी, कुछ जैन जैसे भी होते हैं। सब लोग अपने अपने विवाह के एक तरीके से विवाह करते हैं। सब में जो है कुछ चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, जैसे कि साथ में रहना विवाह के बाद एक कॉमन है, बच्चे उत्पन्न करना ये कॉमन है जो है। और इसके बाद में जो है विवाह के बाद में अपना जो है जो शास्त्र है उसको लेके चलना, ये कॉमन सी बात है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन सी बातें होती हैं, और जो कॉमन नहीं होता बस वो नहीं होता, कल्चर नहीं होता बस, और सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। सामंजस्य बैठाना पड़ता है, बातचीत ढंग की होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं हर विवाह में। तो जो है जो विवाह का जो है कानून होता है, जो विवाह का नियम होता है, वो जो भी होता है वो इस हिसाब से किया जाता है ताकि जो है विवाह करने के बाद में जीवन को अच्छे से आगे बिताया जा सके। विवाह इसलिए नहीं होता है कि लड़ाई झगड़े हो, बातचीत बवाल हो, जिससे समस्याएं उत्पन्न हो। विवाह का मतलब होता है कि जो है दो परिवार आपस में मिलके रहे, पति पत्नी जो बन जाएं वो तो आपस में जीवन को आगे बढ़ाएं, जीवन को खुशी खुशी आगे बढ़ाएं, क्योंकि वृद्धावस्था तक उनको साथ में चलना होता है। वृद्धावस्था में माता पिता किसी के साथ नहीं रहते, भाई बहन का कोई सहयोग नहीं मिलता है, तो पत्नी या पति ही एक दूसरे का साथ देते हैं। फिर उसके बाद में विवाह इसलिए भी अनिवार्य है कि संतान उत्पत्ति होती है, समाज में सुरक्षा मिलती है। कुछ लोग क्या, करीब करीब सभी लोग के विवाह का यही मकसद होता है कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, परिवार आगे बढ़े, तो सबकी ये इच्छा होती है। लेकिन कुछ वेश में तो इस तरह से किया जाता है कि सिर्फ सुख पाने के लिए, सिर्फ रति क्रिया करने के लिए, सिर्फ जो है सेक्स करने के लिए, सेक्स डिज़ायर को पूरा करने के लिए ही विवाह किया जाता है। ये चीज़ें, ये सब तो मैं भी अलग अलग बताऊंगी, अलग अलग तरीके से विवाह किस तरह से और कौन सा किया जाता है। अच्छा, तो इस सब के बीच में एक चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं कुछ और अच्छा करूं, और आप लोग को भी अच्छा लगता है कि आपने देखा, आपको समझ में आया, इसने आपने लाइक किया और शेयर किया, सब्सक्राइब किया। पूरी वीडियो देखा कीजिए, बीच में वीडियो छोड़ के मत जाया कीजिए, क्योंकि जब बीच में वीडियो छोड़ के जाते हैं तो बाद में आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो आपको समस्या होती है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा नेक्स्ट डे टेलीग्राम पर, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए और जाकर वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उससे आपकी परीक्षा की तैयारी और अच्छी होगी। और इसके बाद आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ NCERTs पढ़ाती हूँ वॉइस नोट के थ्रू। वहाँ पर NCERT लीजिए और उसके बाद वहाँ पर आप PDF पाइए, PDF के बाद आप जो है वहाँ पर नोट्स पाइए। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आगे फिर शुरू करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, विवाह जो होता है उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या होते हैं, जो है बताया मैंने कि जो है सेक्स डिजायर को प्राप्त करना होता है। बहुत लोगों को जो है बस इसलिए करते हैं। मोक्ष की प्राप्ति, बहुत लोगों को लगता है कि विवाह करने के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा महसूस किया जाता है कि विवाह के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो है हिंदू धर्म में जो है वो बोलते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि विवाह भी किया जाए, ठीक है। धर्म कर लिया, अर्थ कमा लिया, काम कर लिया, अब जो है मोक्ष जो है प्राप्त करना चाहिए। सामाजिक ढांचा है विवाह करना अनिवार्य है, नहीं तो समाज में उसको स्थान नहीं मिलता है। ये सारी चीज़ें विवाह की हैं, विवाह से जुड़ी हुई हैं। विवाह के
ये जो है मतलब कारण है जो विवाह करने का है। ठीक है, हिंदू विवाह का पूर्ण होने का जो संस्कार है वो क्या है? कन्यादान। इस विधि में कन्या के माता पिता कन्या का दान करके वर को हाथ सौंप देते हैं। इससे क्या होता है? इससे वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं और उनको जो है ऐसा एहसास होता है कि उन्होंने जो कन्यादान किया वो एक बहुत बड़ा यज्ञ काम था जिसको उन्होंने निपटा दिया। विवाह होम का मतलब होता है विवाह में यज्ञ होता है, आहुतियाँ होती हैं जो कि वर वधू द्वारा संपन्न किया जाता है। ये आहुतियाँ वर वधू के सुखी जीवन को जो है कामना के लिए आगे बढ़ाई जाती हैं कि जीवन उनका सुखी हो, संपन्न हो। नेक्स्ट क्या है? परिग्रहण मतलब क्या होता है? विवाह संस्कार की यह महत्वपूर्ण विधि है। इसके अंतर्गत मंत्रों द्वारा वर और वधू एक दूसरे से परस्पर प्रतिज्ञा करते हैं तथा जीवन पर्यंत इन वचनों को निभाने का प्रयत्न करते हैं। मतलब जो हमारे यहाँ विवाह होता है उसमें क्या होता है कि जो है हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो हम लोग वचन लिए हैं उस वचन के हिसाब से हम लोग अपना जीवन यापन करें। अग्नि मतलब होता है कि अग्नि की प्रदक्षिणा करना। प्रदक्षिणा मतलब अग्नि के चारों तरफ घूमना। तो ये भी विवाह में होता है कि फेरे लिए जाते हैं आग के किनारे किनारे, उसको अग्नि परीक्षण बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा लाजा होम। लाजा होम का मतलब क्या होता है? लाजा होम का मतलब होता है आपका इस विधि में 3 मंत्र होते हैं जो निम्न प्रकार से होते हैं। कौन कौन से मंत्र हैं आप उसको सुनो। प्रथम मंत्र यह बताता है कि कन्या ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए पितृकुल को छोड़कर पति कुल में जा रही है। दूसरा मंत्र बताया जाता है कि खीलने अग्नि में छोड़ने वाली प्रार्थना कर रही हैं कि मेरा पति दीर्घजीवी हो और मेरे पितृकुल के लोग धन धान्य आदि से बढ़ें। तीसरे मंत्र में वह पति को कहती है तेरी वृद्धि के लिए मैं लाजा होम करती हूँ, ईश्वर करे मेरा आपसे प्रेम बढ़ता जाए। ये लाजा होम होता है। फिर क्या होता है? नेक्स्ट होता है अस्मारोहण। अस्मारोहण का मतलब क्या होता है? अस्मारोहण होता है इस संस्कार में कन्या का भाई कन्या के पैर को पत्थर पर रखवाता है। इसका अर्थ होता है कन्या के जीवन में दृढ़ता बनी रहे। फिर सातवां क्या होता है? सातवां होता है सप्तपदी। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। इसमें वर वधू के दुपट्टे को आपस में गांठ लगाकर बांध दिया जाता है तथा वे अग्नि के 7 फेरे लेते हैं। पहले कन्या आगे रहती है और 7 फेरों में 7 वचन निभाए जाते हैं। इसके पश्चात वह आगे होता है कि कन्या भी जीवन प्रत्यय अपने कर्तव्यों का पालन करती रहती है। अभिमत एवं अधिकार। अब अभिमत अधिकार क्या होता है? हिंदू विवाह में न केवल सामाजिक अभिमत एवं अधिकार प्राप्त होते हैं बल्कि धार्मिक अभिमत भी प्राप्त होते हैं। विवाह न करना भी अधार्मिक कार्य समझा जाता है। अब प्रतीक क्या होता है विवाह का? उसको भी देख लिया जाए। भाई जो हर चीज़ देख रहे हैं तो प्रतीक भी देखना अनिवार्य है। प्रतीक क्या होता है कि हिंदू विवाह में अनेक प्रतीक हैं। विवाहित स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती है, सबको पता है। बिछिया पहनती हैं, चूड़ी पहनती हैं, बहुत जगह मंगलसूत्र पहना जाता है, बहुत जगह पीला सिंदूर लगाया जाता है, बहुत जगह लाल सिंदूर लगाया जाता है। ठीक है, बहुत जगह चूड़ियाँ पहनना जो है अनिवार्य होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या, ये सारी चीज़ें जो है प्रतीक होती हैं कि विवाहित हो गई है स्त्री। भाई प्रतीक ही है। कोई विधवा औरत है, स्त्री है, ईश्वर ना करे किसी के साथ ऐसी घटना घटे, लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटी तो हम देख के ही समझ जाते हैं कि लगता है इनके पति जो है भगवान के पास चले गए हैं। तो पति को देखकर तो कोई प्रतीक नहीं पता चलता, लेकिन पत्नी को देखकर प्रतीक पता चलता है। हिंदू विवाह के प्रकार कौन कौन से हैं? हिंदू विवाह के प्रकार देख लेते हैं। हिंदू विवाह में कितने हैं? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पिशाच विवाह। अब देख लेते हैं ब्रह्म विवाह किस तरह से होता है। ब्रह्म विवाह होता है रीति रिवाजों में अत्यधिक प्रचलित है। इसमें कन्या के माता पिता कन्या के लिए वर तलाश करते हैं, अपने घर आमंत्रित करते हैं, उसके बाद कन्या को धार्मिक रीति रिवाज के अनुसार दान स्वरूप अर्पित करते हैं। जो हम लोग के यहाँ होता है, हाँ, हम लोग क्या नेचुरली यही होता है ना कि हमारे पापा मम्मी जो हैं वो पहले विवाह के लिए परेशान होते हैं, फिर पिताजी हमारे क्या करते हैं, जाते हैं विवाह खोजते हैं, और उसके बाद कोई अच्छा वर मिल जाता है तो वर वालों को बुलाया जाता है। वर आता है, लड़की देखता है, वर के परिवार वाले आते हैं, लड़की देखते हैं। लड़की देखने के बाद वो लोग जो है चले जाते हैं। फिर हमारे यहाँ बरछिकाई होती है। बरछिकाई के बाद में फिर उसके बाद दिन रखा जाता है शादी ब्याह का। उसके बाद जब दिन हो जाता है तो पहले तिलक चढ़ती है। लड़कियाँ वाले लड़कों
लड़कों के यहाँ जाते हैं, फिर उसके बाद में विवाह के लिए लड़के वाले लड़कियाँ के यहाँ आते हैं, लड़की के यहाँ आते हैं। ठीक है, ये नियम होता है ब्रह्म विवाह का। दैव विवाह, इसमें पिता कन्या के वस्त्रों आभूषण को सजाकर तथा यज्ञ करवाकर यज्ञकर्ता को कन्यादान करता है। इस विवाह का नाम दैव विवाह इसलिए पड़ा, विवाह निश्चित होने के समय देवताओं की पूजा चल रही होती है। वैदिक यज्ञों के साथ साथ दैव विवाह का भी लोप हो गया। फिर इसके बाद आर्ष विवाह। इस विवाह में वर अपने ससुर को एक गाय तथा एक बैल इनके जोड़ी देता है। वह ससुर अनेक उनके धार्मिक कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, परंतु यह कन्या का मूल नहीं कहा जा सकता, मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ लड़की खरीदी जा रही है। प्रजापति विवाह क्या होता है? यह ब्रह्म विवाह के समान ही होता है। इसमें पति या पत्नी में से एक को आदेश दिया जाता है कि धर्मचारण पूर्वक गृहस्थ धर्म का पालन करें। पुरोहित यज्ञ की वेदी पर बैठकर कन्या वर का गृहस्थाश्रम का नियमों का पालन करवाते हैं। फिर गंधर्व विवाह क्या होता है? गंधर्व विवाह वस्तुतः प्रेम विवाह था। यह विवाह एक युवक व युवती पर आधारित था। हिंदू समाज में इस विवाह को अमान्य समझा जाता है। दुष्यंत और शकुंतला ने यही विवाह किया था। प्रेम विवाह के लिए जब जो है पुराने प्राचीन जो है ग्रंथ उठाए जाते हैं, उसमें कौन आता है? उसमें दुष्यंत और चंद्रकला आते हैं ना, दुष्यंत और शकुंतला आते हैं, उनको ही लिया जाता है। असुर विवाह क्या होता है? इस विवाह में वर और वधू के पिता परिवारजनों को धन दिया जाता है, एक प्रकार का मूल्य चुकाया जाता है। वैदिक काल में कन्या मूल का प्रचलित था, वो ही इसको बोला जाता है। ठीक है, इसमें दामाद को विजा माता कहते हैं। राक्षस विवाह क्या होता है? पुराने समय में क्षत्रिय में यह बहुत प्रचलित था। इसमें युद्ध के द्वारा बलपूर्वक रोती बिलखती कन्या को उठा लाते थे, उसके बाद उससे विवाह कर लेते थे। इससे महाभारत में भी उदाहरण मिलता है। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया था, लेकिन वो रो बिलख नहीं रही थी। उन्होंने खुद जो है संदेश भिजवाया था कि वो आपसे विवाह करना चाहती हैं। ठीक है, अर्जुन ने सुभद्रा को लाया था। अर्जुन सुभद्रा को बलपूर्वक लेकर गए थे, लेकिन सुभद्रा भी अर्जुन से प्रेम करती थी। ठीक है, उनके पिता नहीं तैयार थे, लेकिन अर्जुन से सुभद्रा प्रेम करती थी। फिर पिशाच विवाह क्या है? यह अत्यंत निम्न कोटि का माना जाता है। इस विवाह में सोती हुई या नशे से उन्मत्त स्त्री के साथ संबंध बनाया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है, उसके पश्चात विवाह कर लिया जाता है। इसे पिशाच विवाह कहते हैं। इसका धार्मिक ग्रंथ में कहीं भी मान्यता नहीं है, ना ही कहीं उल्लेख किया गया है। अब संख्या के आधार पर विवाह के भेद, एक विवाह होता है और बहुविवाह होता है। एक विवाह का मतलब होता है कि एक स्त्री एक पुरुष। बहुविवाह का मतलब होता है एक पत्नी और दो पुरुष या अधिक पुरुष, एक पति या कई पत्नियां। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या है? इसके बाद है विवाह के सामाजिक धार्मिक प्रतिबंध, उनके प्रकार। अब जो है धार्मिक सामाजिक प्रतिबंध मतलब समाज में और धर्म में क्या क्या दिया गया है उसके अनुसार विवाह करना। प्रतिबंध क्या है, क्या नियम है, क्या कानून है, इसके हिसाब से विवाह करना। ठीक है, प्रतिबंध के प्रकार क्या क्या हैं? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। अंतर्विवाह का क्या मतलब होता है? अंतर्विवाह वह होता है जो व्यक्ति अपने समूह के अंदर ही कर सकता है, या समूह विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न हो सकता है। प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी, फिर धीरे धीरे जातियाँ उपजातियों का विकास हो गया, लेकिन जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण में ही करेगा, वो अलग सी बात है कि जो है ऊपर नीचे थोड़ा सा अंतर हो जाए। फिर क्या है? अंतर्विवाह का समाज पर प्रभाव। वैदिक काल में अंतर्विवाह का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत था, कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण में विवाह कर सकता था, परंतु आज के समाज में ऐसा नहीं है। आज के समाज में इसको जो है अच्छा नहीं मानते हैं, इसको प्रेम विवाह का जो है वो मान लेते हैं। हाँ, जो है मतलब जैसे क्या बोलते हैं कि प्रेम विवाह से क्या हो जाता है, समस्या आ जाती है, ऐसा सब मान लेते हैं। ठीक है, अंतर्विवाह से जातिवादी बढ़ता है, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय एकता पर मिलता है। जीवन साथी चुनने का क्षेत्र सीमित होता है, जिसके परिणाम होता है दहेज, बहुविवाह, बेमेल विवाह। विभिन्न समूहों में आपस में रंजिश बढ़ती है। अंतर्विवाह का मतलब हो गया कि जो है वो विवाह जो एक ब्राह्मण केवल अपनी ही जात में, एक क्षत्रिय केवल अपनी ही जात में, एक वैश्य केवल अपनी ही जात में, एक शूद्र केवल अपनी ही जात में विवाह करे, उसे अंतर्विवाह कहते हैं। अब बहिर्विवाह क्या हो गया? बहिर्विवाह का मतलब ही देख लो क्या हो गया कि जो है विवाह अपनी जाति व उपजाति के अंदर तो किया जाता है, परंतु अपने गोत्र
प्रवर या पिंड में विवाह न किया जाए अथवा नकारात्मक निषेध होता है। ठीक है, जैसे मजूमदार, मदान, जो भी जैसे भी हैं, जैसे कि एक पिंड में नहीं किया जाता है, एक गोत्र में नहीं किया जाता है, तो ये सारी विवाह जो है इसको एक्सोगामी बोलते हैं। ठीक है, एंडोगामी का क्या मतलब होता है कि एक ही जो है पिंड में किया जाए, एक ही खानदान में किया जाए, उसको अंतर विवाह बोलते हैं। ठीक है, फिर प्रवर, वेदों के अनुसार प्रवर शब्दों का अर्थ क्या होता है कि उनका अर्थ ये होता है कि वैदिक युग में पुरोहित अग्नि प्रज्वलित करते थे, अपने प्रसिद्ध ऋषि पूर्वजों के नामों का उच्चारण करते थे। प्रवर से एक पुरोहित के ऋषि पूर्वज का आभास होता था। ठीक है, फिर पिंड का क्या अर्थ होता है? पिंड का तो सबको अर्थ पता होगा कि पिंड का अर्थ होता है वो लोग जो एक ही व्यक्ति को पिंड अर्पण कर सके। पिंड मतलब चावल के गोले होते हैं। जो आप लोग भी तो उत्तर प्रदेश से हो तो आप लोग भी पता है पिंड दान किया जाता है। पिंड दान मतलब जो पितरपक्ष अभी निकल गया, पितरपक्ष वाला, अब नवरात्र चल रहा है, तो जो पितरपक्ष वाला जिसके माता पिता कोई गुजर जाते हैं तो वो लोग पिंड दान करते हैं। जिस तिथि को उनके माता पिता गुजरते हैं उसी तिथि को वो लोग पिंड दान करते हैं, तो वही चीज़ है पिंड वाला। ठीक है, अब बहिर्विवाह का समाज पर प्रभाव सुन लीजिए। बहिर्विवाह निषेध का कारण योग्य वर वधू का चुनाव अत्यंत मुश्किल हो जाता है। समाज में दहेज जैसी कुरीतियाँ बढ़ जाती हैं। वर मूल्य, दहेज मूल्य प्रथा, अन्य सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। बाल विवाह, बेमेल विवाह, वृद्ध विवाह, फलाना ढिमकाना, दुनिया भर का बवाल होता है। बहिर्विवाह में ही हम लोग का विवाह आता है कि जैसे हमारा गोत्र फला है तो हम उस लड़के के गोत्र में शादी हमारी नहीं होगी। हमारा गोत्र फला है तो हम जो है दूसरे से करेंगे। मान लो हमारा गोत्र सांडिल है तो हम गौतम में करेंगे, हमारा गोत्र गौतम है तो हम जो है गर्ग में करेंगे। इस तरह से होता है। तो हम लोग क्या होता है, दहेज वहेज बहुत देना पड़ता है, परेशानी दुनिया भर की होती है, उसके बाद भी संतुष्टि नहीं मिलती किसी को। अनुलोम विवाह का क्या मतलब होता है? अनुलोम विवाह का मतलब होता है, ठीक है, अनुलोम विवाह का मतलब क्या होता है? अनुलोम विवाह का मतलब बता देते हैं। अनुलोम विवाह, मैं फ़ोटो इसलिए तुरंत लगा देती हूँ ताकि आप लोग को समस्या ना हो समझने में। अनुलोम विवाह वह होता है जिसमें पुरुष का वर्ण जात स्त्री से उच्च होता है। ठीक है, इस वर्ण विवाह में कुलीन विवाह कहते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री रिजले के अनुसार आर्यों में स्त्रियों की कमी थी, अतः उन्होंने यहाँ की कन्याओं के साथ विवाह किया। ठीक है, परंतु उनकी प्रजातियाँ श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए कन्याएं मूल निवासी को नहीं दी थी। ठीक है, जो कन्याएं थीं वह अपने मूल निवासियों की नहीं थी। महाभारत में भी लिखा है ब्राह्मण 3 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की कन्या थी। क्षत्रिय 2 वर्ण, क्षत्रिय और वैश्य की कन्या तथा वैश्य अपनी ही जात की कन्या से विवाह करते थे। क्षत्रिय क्या है? 3 वर्ण है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। क्षत्रिय 2 वर्ण, क्षत्रिय और वैश्य में शादी करते थे। कन्या वैश्य जाति सिर्फ अपने जात में और ब्राह्मण सिर्फ अपने जाति में होता था। ठीक है, श्रेष्ठ क्षत्रिय के क्षत्रिय शूद्र के लिए तो केवल रति के लिए निहित थे। मतलब कि जो हैं जो ब्राह्मण थे वो श्रेष्ठ थे, उनका तो अलग ही बात था। क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय मतलब कि ठाकुर के लिए ठाकुर प्रतिबद्ध थे, और शूद्र के लिए केवल रति के लिए मतलब कि सेक्स के लिए जो है विवाह किया जाता था। ठीक है, फिर क्या है? प्रतिलोम विवाह। अब प्रतिलोम विवाह क्या है? प्रतिलोम विवाह उस विवाह को कहते हैं जिसमें उच्च कुल की कन्या का विवाह निम्न कुल के लड़के से होता है। ठीक है, मतलब कि जो लड़की है उसका कुल ऊंचा रहे और जो लड़का है उसका कुल नीचा हो, उसको बोलते हैं प्रतिलोम विवाह। ठीक है, अब कुलीन विवाह का कुप्रभाव। कुलीन मतलब जो है जो लड़की अच्छी हो लड़का बुरा हो, लड़का अच्छा हो लड़की बुरी हो, उसका क्या है? उच्च कुल की लड़कियों के योग्य वर न मिल पाना, कभी कभी अविवाहित रह जाती हैं। यह प्रथा दहेज की कुप्रथा को बढ़ावा देता है। इस विवाह में बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह को प्रोत्साहन मिलता है। इस विवाह में जो है कभी कभी लड़के के योग्य लड़की नहीं मिल पाती, जिस कारण अविवाहित रह जाते थे लड़के। कम दहेज लाने वाली बहुओं को प्रताड़ित किया जाता था, उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। कभी कभी वैवाहिक समस्या के कारण कई जाति में कन्याओं को पैदा होते ही मार दिया जाता था। और समस्याएं उत्पन्न होती थी जैसे बाल विवाह, बेमेल विवाह, वृद्ध व छोटी कन्या के विवाह आदि सब विवाह जो है इसमें हो जाते थे। विधवा का विवाह होना मुश्किल हो जाता था। तो ये सब क्या था? ये सब कुलीन विवाह का कुप्रभाव था। अब हिंदू तथा अंतर्जातीय विवाह क्या है उसको देख लेते हैं। हिंदू तथा अंतर्जातीय विवाह का क्या लाभ? अब अंतर्जातीय का विवाह लाभ तो सबसे बड़ा ये है कि जीवन साथी चुनने का क्षेत्र मिल जाता है, सबसे बड़ी चीज़।
राष्ट्रीय एकता को बल मिल जाता है, समाज में छुआछूत और ऊंच नीच खत्म हो जाती है, बेमेल विवाह से दहेज प्रथा की कमी होती है, जातिवाद की कुरीतियों पर यह प्रकार का कुठाराघात होता है। लेकिन इसे कुछ डीमेरिट भी हैं। डीमेरिट क्या है? विवाह के उपरांत आपस में सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, परिवार के लोग भी लड़की को अपना नहीं पाते या दामाद को अपना नहीं पाते हैं, भाषा, खान पान की आदतें, रीति रिवाज आदि भिन्न भिन्न होने के कारण अंतर्जातीय विवाह में स्त्री पुरुष को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी कभी प्रेम का नशा उतरने के बाद घर में कलह वगैरह होने लगती है। कभी कभी क्या अधिकतर ऐसा हो जाता है कि जब तक प्रेम है तब तक तो हाय मेरा सोना, हाय मेरा बाबू होता है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सारा सोना बाबू जो है ख़त्म हो जाता है और लड़ाई झगड़ा मारपीट शुरू हो जाती है। ठीक है, अधिकांशतः यह देखा जाता है कि ये विवाह जो है तलाक की स्थिति पर आ जाता है। तलाक अगर नहीं भी होता तो ऐसी स्थिति पर आ जाता है कि पति दूर रहता है, पत्नी दूर रहती है। तो ये विवाह का डिमेरिट बहुत है, मेरिट बहुत कम है। मेरिट तो सामाजिक थोड़ी बहुत भले हो जाए कि हाँ दहेज नहीं लग रहा है, जीवन साथी चुनने का हमको क्षेत्र मिल रहा है, लेकिन अब उस जीवन साथी को चुनने से क्या फ़ायदा जो लाभ बाद में हानि में बदल जाए। ठीक है, अब विवाह के लिए शारीरिक योग्यताएं क्या हैं इसको देख लिया जाए। विवाह के लिए शारीरिक योग्यताएं पूर्ण परिपक्व होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि वर्तमान में अंतर्जातीय विवाह कठोरता से लाने के लिए कानून की दृष्टि से भी अंतर्जातीय विवाह अमान्य थे, परंतु 1949 में हिंदू विवाह मान्यता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह को मान्य घोषित किया गया। कौन से? अंतर्जातीय नहीं, लव मैरिज को। ठीक है, 1955 में हिंदू विवाह सभ्यता को प्रभावित किया इसको, तथा प्रेम भावनाओं को उन्मुक्त होकर सभी बंधनों को तोड़कर विवाह कर रहे हैं। यह जो है 1955 हिंदू विवाह अधिनियम में पारित हुआ। ठीक है, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? विवाह में शारीरिक योग्यताएं। भाई पूर्ण परिपक्व हो, पूर्ण परिपक्व के लिए ही यह नियम लगाया गया कि 18 वर्ष की लड़की हो और 21 वर्ष का लड़का। मैंने पिछला वीडियो पढ़ाया है, उसमें आप विवाह का उम्र अधिनियम सारा देख लीजिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, पहले आप जो इसको देख लीजिए और इसको देखने के बाद आप पीछे वाली वीडियो पर चले जाइए जिसमें बाल विवाह के मेरिट डिमेरिट्स दिए हुए हैं, बाल विवाह के जो है जो कानून घटे बढ़े बहुत सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, तो उसको देखना अनिवार्य है, उसको देख लीजिएगा। फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है? पहले हो गया पूर्ण परिपक्व हो, शरीर परिपक्व हो, रोग नहीं हो कोई, जैसे शरीर का गठन अच्छा हो, कद अच्छा हो, चेहरे की आँख की रौनक जो हो वो उत्तम हो। ठीक है, कोई बीमारी समस्या हो तो पहले उसका इलाज वगैरह करा लिया जाए, उसके बाद ही विवाह किया जाए, अन्यथा लड़की भी परेशानी में पड़ जाएगी। ठीक है, और जो है कुछ चीज़ें ऐसी जैसे मिर्गी हो गया तो इसमें समस्या हो जाती है, विवाह इसको नहीं करना चाहिए जब तक ठीक ना हो जाए। तपेदिक में नहीं करना चाहिए, गुर्दा रोग, मधुमेह, ये सारी चीज़ें मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों का विवाह नहीं करना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो है समस्या बाद में चलती है, प्रजनन अंग काम नहीं करता, व्यक्ति खुद भी जो है इस हिसाब से नहीं रहता कि वो लड़की को खुश कर सके, वो उसको चाहे संभोग सुख हो, चाहे जो है वो क्या कहते हैं संतान सुख हो, कोई भी सुख उसको देने के योग्य नहीं होता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। अब विवाह संबंधी जो वैधानिक जो वो हैं, विवाह संबंधी वैधानिक योग्यताएं क्या हैं। ठीक है, विवाह संबंधित योग्यताएं क्या हैं, ठीक है, उसको हम लोग जान जाते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें होंगी। अच्छा, कुछ चीज़ें आप ये जान लो कि विवाह संबंधी जो अंतर्जातीय बहिर्जातीय सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, उसको नोट कर लेना। ठीक है, नोट करना इसलिए ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भूल जाती हैं, फिर बाद में समस्या आती है, तो इसलिए उस सबको आपको नोट करना ज़रूरी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, विवाह संबंधी वैधानिक योग्यताएं। विवाह संबंधी वैधानिक योग्यताएं क्या हैं कि जो है जो हिंदू विवाह था, हिंदू विवाह तो मतलब सबको पता है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई विधान उधान का वो नहीं रहता था, एक नियम था कि हाँ हिंदू लोग अपने हिसाब से विवाह कर देते थे, करते थे, लड़कियां किस तरह से होनी चाहिए, लड़के किस तरह से होने चाहिए। ठीक है, ये जो है स्त्री पुरुष होना ज़रूरी था, ये थोड़ा सा अपने आप को जो है अधिनियम वगैरह से थोड़ा सा दूर रखते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, अपनी बेटियों की शादी इस हिसाब से करते थे कि उनकी बेटी बाल विवाह हिंदू धर्म में, खासकर ब्राह्मण धर्म में बहुत होता था, तो इसलिए थोड़ा सा जो है उसको हिंदू लोग उतना वो नहीं, मतलब सनातन धर्म में उतना जो है उसको श्रेष्ठ का नहीं मानते थे, लेकिन जो है अब धीरे धीरे मानने लगे, लेकिन फिर भी
गैर कानूनी तरीके से विवाह बहुत करते थे, आज भी बहुत जगह होता है, ठीक है। लेकिन विशिष्ट विवाह अधिनियम जो था वो था क्या, इसमें विशिष्ट विवाह अधिनियम तो जो था उसमें क्या था कि, एक मिनट मैं उसको देती हूँ आपको, ये है विशिष्ट विवाह अधिनियम क्या था, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि अंग्रेजों के राज में सन 1872 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ था, जिसके अनुसार विवाह के समय वर वधू की आयु कम से कम 18 और 14 होनी आवश्यक थी। स्वतंत्रता के पश्चात 1954 में 1872 के एक्ट के स्थान पर नया मैरिज एक्ट भारत में लागू हुआ। सभी धर्म और नागरिकों पर यह लागू होता है। अब ये जो है जो लागू हुआ था कब, 1872 वाला 1954 में, इसमें यही था कि लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष, ये नियम था, ठीक है, जो अभी तक चल रहा है। अब क्या है, अब इसको थोड़ा सा बदलाव करने की कोशिश की जा रही है। बदलाव क्या करने की कोशिश की जा रही है कि लड़के की उम्र को शायद 23 वर्ष करना चाह रहे हैं और लड़की की उम्र को 21 वर्ष करना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या है कि अधिकारियों के सामने, इसमें क्या था कि पहले अधिकारियों के उसमें विवाह के लिए क्या किया जाता था कि जो है नया मैरिज एक्ट जब बना था उसमें भारत के सभी धर्म नागरिक पर लागू होते, ये सारी चीज़ें लागू होती थी। कोर्ट में विवाह के जो है कुछ नियम रहते थे कि अगर विवाह हो रहा है तो विवाह अधिकारी जो है उसके सामने विवाह संपन्न किया जाता था। रजिस्टर में विवाह दर्ज कराया जाता था। लड़के और लड़कियों जो के तरफ के जो लोग थे उनको बताकर पति पत्नी घोषित किया जाता था, फिर उनका दस्तखत कराया जाता था और वो दो गवाह लेकर आते थे, साक्ष्य लेकर आते थे, उनसे दस्तखत करवाया जाता था। आज भी ये नियम है। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872 में क्या था, अब इसमें 1872 में क्या था इसको देख लेते हैं। भारतीय विवाह अधिनियम, ईसाई विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाइयों के लिए विवाह के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अलग प्रावधान भी है। इसका विवाह गिरजाघर के नियमों के अनुसार होता था, ठीक है। विवाह रजिस्ट्रार के सामने होता था, ठीक है, या तो वो गिरजाघर में करें या तो रजिस्ट्रार के सामने करें। ये ईसाई विवाह था। पारसी विवाह क्या था, पारसियों का विवाह संपन्न के लिए 1936 में पारसी मैरिज डिवोर्स एक्ट का प्रावधान था, ठीक है। चाहे मैरिज एक्ट से करो विवाह या अगर अलग होना है तो डिवोर्स एक्ट का जो है प्रावधान था। मुस्लिम विवाह, मुसलमानों का कोई विधान उधान का कोई मतलब अभी तक कुछ सामने आया नहीं है। इसमें सारे निकाह पति पत्नी के अनुसार हो जाते हैं, कबूल है अगर तो विवाह हो जाता है। इसमें मेहर ओहर का कुछ जो है धनराशि का जो है बात हो जाता है, उसी मेहर की धनराशि पर पत्नी से विवाह, लड़की से विवाह हो जाता है। मुसलमान विवाह नियमों को तलाक की व्यवस्था पे भी की गई है। पहले तो वो 3 तलाक का नियम था, अब तो शायद उसमें कुछ चेंजमेंट आ गया कि हाँ अब 3 तलाक के पहले नोटिस जारी करनी होगी, उसके बाद ही तभी तलाक मिल पाएगा। अब हिंदू विवाह की समस्याएं क्या क्या हैं देख लेते हैं। अंतर्विवाह, भारतीय हिंदू संस्कृति के अनुसार समाज में अंतर्विवाह को सबसे उत्तम माना जाता है। हम पहले बता दिया अंतर्विवाह मतलब क्या होता है। अंतर्विवाह मतलब होता है जो वैश्य में राजपूत में ही विवाह करते हैं, ठीक है। बहिर्विवाह का मतलब क्या होता है कि पिंड से अलग विवाह करना, ठीक है। पिंड से अलग विवाह करने का मतलब होता है, अलग गोत्र का विवाह करने का मतलब होता है अंतर्विवाह और बहिर्विवाह। दहेज प्रथा हमारे देश का दुर्भाग्य। दहेज की वजह से कितने विवाह नहीं होते हैं, विवाह होते हैं तो लड़कियों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। अनमेल विवाह मतलब लड़की की उम्र बहुत छोटी है, लड़का बूढ़ा हो गया है, वो विवाह कर दिया जाता है। या जो है लड़का तो बहुत कम केस में ऐसा दिखता है कि जो है लड़का छोटा हो लड़की बड़ी हो, लेकिन अनमेल विवाह होता है। बाल विवाह भी होता है। 18 वर्ष से कम लड़की की आयु रहती है और 21 वर्ष से कम लड़के की आयु रहती है, वो बाल विवाह होता है। और बाल विवाह आज भी ब्राह्मण में होता है। आज भी कई जगह भारत में ऐसे हैं जहाँ बाल विवाह किया जाता है। विवाह विच्छेद यानी तलाक। अब तलाक के कुछ नियम जान जाते हैं जो कि आज के समय में बहुत हो रहे हैं। कहीं भी सुनाई पड़ता है तो सुनाई पड़ता है कि लड़की अपने पति को छोड़ के चली आई और वो केस फाइल कर दी कि उसको तलाक चाहिए। वैसे मेरा मानना है, अपना मतलब व्यक्तिगत अनुभव है कि कभी भी अगर तलाक जैसी स्थिति आ जाती है तो सामंजस्य को बैठाने की कोशिश करना चाहिए। अगर मार पिटाई नहीं होती है, सिर्फ जो है कुछ भावनाएं ऐसी होती हैं जिसकी वजह से अलग होना पड़े, तो जो है संबंध को पहले हर कोशिश कर लेनी चाहिए जोड़ने की। उसके बाद ही जब देखा जाए कि हाँ अब बिल्कुल संबंध चलने भर का नहीं है, तभी अलगाव करना चाहिए।
अन्यथा जो है विवाह तलाक से बहुत सारे नुकसान होते हैं। बच्चे अगर हुए हैं तो उनके जो है पालन पोषण में बहुत नुकसान हो जाता है। बच्चे असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, बच्चे खुद भी आगे चल के विवाह नहीं करना चाहते। बहुत सी चीज़ें ऐसी समस्या देखने को आ जाती हैं। परित्याग व तलाक में भिन्नता क्या होती है? परित्याग का अर्थ होता है कानून की आज्ञा लिए बिना जब पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ दें, अलग रहने लगे। और तलाक का क्या मतलब होता है? जब कोर्ट से दोनों लोग अलग हो जाएं और कुछ जो है उनको एलिमनी वगैरह की सुविधा दी जाए तो उसको तलाक कहते हैं। ठीक है। तलाक प्रथा का इतिहास क्या है? पहले या केवल आधुनिक युग में जो है था आधुनिक, यह प्रथा केवल मतलब आधुनिक युग की नहीं, मतलब विदेशों की चीज़ें थी, सिर्फ आधुनिक युग की देन नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह प्राचीन काल से ही चली आ रही। जब संबंध अच्छा नहीं चलता था तो पति पत्नी अलग हो जाते थे। लेकिन फिर क्या हो गया? फिर जो है दोनों लोग अपना तलाक वलाक लेने लग गए अब नए नियम के अनुसार। इंग्लैंड में सन 1857 में 57 तक केवल पार्लियामेंट द्वारा पारित कानून के अंतर्गत तलाक लिया जा सकता था। इस कठिन व्यवस्था के कारण उस समय तलाक संख्या काफ़ी कम थी। परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में विवाह अधिक अस्थायी, यहाँ अस्थायी नहीं होता, यहाँ अस्थायी लिखिएगा जरूर से। ठीक है। यहाँ क्या लिखिएगा? यहाँ अस्थायी लिखिएगा। अस्थायी होता जा रहा है, प्रत्येक वर्ष हजारों तलाक होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोग जो है जानेंगे अब बिल्कुल लास्ट हम लोग चल रहे हैं, लास्ट नॉट लीस्ट। फिर कुछ चीज़ें हैं विवाह विच्छेद के अधिनियम, जैसे 1955 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में हिंदुओं, जैन, सिखों पर प्रभावी किया गया, परंतु इसमें अनुसूचित जातियां सम्मिलित नहीं थी। ठीक है। तलाक भी कानूनी अधिकार दिया गया जिसमें विवाह का जीवन से छुटकारा पाया गया और उसके बाद संबंध को तोड़कर दोबारा विवाह किया जा सकता है। विवाह में लड़की की उम्र 18 वर्ष, लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। लड़की का निकट का रक्त संबंध ना हो, दोनों में कोई पागल ना हो, दोनों पक्ष के पूर्व पति या पत्नी जीवित ना हो, अर्थात पति पत्नी अगर जीते ना हो तो कोई दोबारा विवाह नहीं कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों को तलाक का समान अधिकार प्राप्त है। यदि पति पत्नी में तनाव या आपसी मनमुटाव हो तो वह तलाक ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में क्या है? न्यायिक पृथक्करण, न्याय के अनुसार मतलब कि अदालत के अनुसार आप पृथक हो जाओ, अलग हो जाओ। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीज़ें भाई, कोई आदमी मिर्गी आता है, कुष्ठ रोग से वो ग्रसित है, ठीक है, वो जो है किसी और से प्रेम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो है आप अलग हो सकते हो। न्यायालय के शर्त के बिना आप जो है अलग होना चाहते हो तो जो है वो अलग सी बात है कि अलग रह ले, कोई दोनों आदमी पति पत्नी अलग रहने लगे। ठीक है। फिर क्या है कि जो है फिर उसमें है कि अगर न्यायालय की कुछ शर्तें होती हैं कि दूसरा पक्ष व्यभिचारी हो, व्यभिचारी मतलब उसका संबंध अलग हो, चरित्रहीन हो, ठीक है, धर्म परिवर्तन कर लिया हो, संक्रामक रोग हो, दूसरा पक्ष सन्यासी हो जाए, तो ऐसे में भी किसी पति ने बलात्कार, पत्नी की इच्छा नहीं हो उसके बाद संबंध बना रहा हो तो उसको बलात्कार कहते हैं। समलैंगिक मैथुन करता हो, ठीक है, मतलब कि लड़का लड़के से पसंद करता हो, लड़की लड़की को पसंद करती हो, ओरल मैथुन करता हो जो लड़की को या लड़के को पसंद नहीं हो, तो इस सब बेस पर क्या करते हैं? तलाक ले सकते हैं। तलाक के नियम क्या होते हैं? तलाक के नियम, पहले आवेदन दिया जाता है, उसके बाद जो है आज्ञा मिलती है, उसकी अपील की जाती है और अपील करने के बाद उसका बुलाया जाता है। बुलाने के बाद क्या होता है? दोनों पक्ष की सुनवाई होती है, सुनवाई के बाद जो है तलाक दिया जाता है। तलाक के बाद एलिमनी की व्यवस्था की जाती है। एलिमनी की व्यवस्था अदालत अपने हिसाब से करता है। विवाह रद्द होना का मतलब क्या होता है? विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी एक भी जीवन साथी का जीवित नहीं है, तलाक नहीं भी हुआ तो भी उसको रद्द मान लिया जाता है। ठीक है। विवाह के समय एक पक्ष अगर नपुंसक है तो भी उसको जो है विवाह को स्वीकृति विवाह के रद्द होने की स्वीकृति मिल जाती है। अगर कोई पक्ष पागल है तो भी विवाह को अस्वीकार किया जा सकता है। किसी पक्ष को जो है संरक्षक की कपट और बलपूर्वक स्वीकृति ली गई हो वो भी जो है उसको भी हम लोग नकार सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद विवाह के समय पत्नी किसी भी अन्य पुरुष से गर्भवती थी तथा पति को इसकी जानकारी नहीं थी और अगर जानकारी हो जाती तो विवाह को वह ख़त्म कर सकता है। अब लाभ और हानि क्या है विवाह विच्छेद के? तो लाभ क्या है भाई? लाभ ही पहले देख लेते हो कि अगर कोई समस्या है तो अगर आप अलग हो जाते हो तो जीवन थोड़ा शांत और सुखी हो जाता है। संतान अगर जो है भाई गलत पिता या गलत माता के साथ पल रहा है उससे अच्छा है कि अलग पले, तो उससे जो है उसको जो है व्यवस्था उसकी ठीक हो जाती है। स्त्री को स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है। भाई स्त्री है अगर उसका विवाह से अलग हो गई है तो वो स्वतंत्र हो जाती है।
और स्वतंत्र होकर वो अपने हिसाब से सारा काम कर सकती है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। विवाह विच्छेद के की लाभ हानि तो बहुत हैं, लाभ बहुत थोड़े से हैं। लाभ बस इतना है कि मार पिटाई होती है तो उससे स्त्री बच जाती है बस, नहीं तो समाज उसको जीने नहीं देता है, बच्चों को भी समाज जीने नहीं देता है। और तो और जो है स्वतंत्रता तो स्त्री की बिल्कुल नष्ट ही हो जाती है। वो अपने अंदर से स्वतंत्र होकर भले वो रह सकती है, लेकिन समाज उसको स्वतंत्र होने का अधिकार नहीं देता है। ठीक है। अब विवाह विच्छेद से हानियाँ क्या होती हैं उसको भी हम लोग जान लेते हैं। विवाह विच्छेद से हानियाँ क्या होती हैं? तलाक की जो है व्यवस्था जो होती है उससे वैवाहिक संबंध शिथिल हो जाते हैं। ठीक है। और आदमी तो थोड़ा सा मतलब बंधन टूटने की वजह से बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। ठीक है। जिस परिवार के माता पिता में दिन प्रतिदिन संघर्ष के कारण बच्चे भी जो है बहुत परेशान हो जाते हैं, तलाक हो जाता है तो बच्चे भी असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, आगे चल के उनका भी विवाह करने का मन नहीं करता है। पारिवारिक कलह जो होती है वो इतनी अधिक हो जाती है कि जो है बच्चे उससे भी मतलब जो है बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है। ये सारी विवाह विच्छेद से हानियाँ हैं। विवाह विच्छेद से हानियाँ ये भी हैं कि जो है पुरुष या महिला जो भी है वो अपना पति या पत्नी का साथ छोड़ के कहीं और रहती है, किसी और के साथ रहती है, माता पिता या कोई भी, तो वो भी उसको हर समय जो है नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये सारी हानियाँ हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका विवाह के कानूनी तथा जीव शास्त्रीय गुण। ये सारे आपके विवाह हो गए। ये होम मैनेजमेंट का विवाह भी खत्म हो गया। ठीक है। अब होम मैनेजमेंट में कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं 2-4 दिन में ख़त्म कर दूंगी और टेक्सटाइल भी ख़त्म कर दूंगी। ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं काफ़ी मैटर जो है आप लोगों को दे चुकी हूँ। सब मैटर पढ़ के नोट डाउन कर लीजिए। समस्या आप लोग मत क्रिएट कीजिए, सारी तैयारी हो जाएगी। एग्ज़ाम मुझे जहाँ तक लग रहा है बहुत लंबा जाएगा, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर आपको क्या देना है? पहला तो ये कि आपको जो है विवाह के 2 नियम बताने हैं, 2 मतलब प्रकार विवाह के बताने हैं, 2 प्रकार विवाह के बताने हैं, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है कि हिंदू विवाह का जो है जो संस्कार होता है उसके 2 चीज़ें आपको संस्कार के 2 नाम बताने हैं, 2 नाम संस्कार के बताने हैं और 2 नाम विवाह के प्रकार के बताने हैं। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम पर आकर क्विज सॉल्व किया कीजिए। टेलीग्राम लिंक है पढ़ना सिस्टर TGT PGT। ठीक है। उस पर आप जाकर और जो है आप क्विज सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देती हूँ। ठीक है। अपर्णा APARN पोस्ट ऑफिस, अपर्णा सिस्टर SISTER। ये मैं इसका स्पेलिंग थोड़ा सही कर देती हूँ, APARNA। ठीक है। और यहाँ पोस्ट ऑफिस S लगा देंगे, आ जाएगा। और TGT PGT। ठीक है। TGT और PGT। ठीक है। PGT ये आप डाल दोगे तो आ जाएगा। आप यहाँ जाकर ज्वाइन हो जाना और इसके बाद यहीं से आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ पर ऐड होने के लिए कुछ नहीं करना, आपको जो है हेलो हाय कुछ भी लिख कर आप भेज दोगे तो मैं उसमें आपको ऐड कर दूंगी। बस आप हेलो लिखकर अपना नाम लिखकर भेज देना, मैं आपको ऐड कर दूंगी। ठीक है। तो ये सारे प्रोसीजर हैं। आप जब यहाँ ऐड हो जाओगे तो आपको PDF मिलेगा, NCERT नोट्स मिलेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। जो भी आप क्वेश्चन करते हो उसके आंसर मैं यहाँ पर दे देती हूँ। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को सारी समस्याएँ ख़त्म हो गई होंगी विवाह के लिए। तो बाल विवाह भी बता दिए आज, और आज विवाह के जो है डिमेरिट्स मेरिट्स बता दिए, कानूनी अधिकार बता दिए, जीव शास्त्रीय गुण बता दिए। ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।